हमारे साथ हैं सईद कमर रजा साहब जो चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। थैंक यू, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। It's my pleasure and honor. थैंक यू सो मच। सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है आजकल? बहुत बिजी रहते हैं। बस आप समझ सकती हैं, I'm representing overseas Pakistanis. They are around the world. They represent Pakistan more than 160 countries. और 25 मिलियन के करीब ये लोग हैं। तो I'm enjoying serving them because मैं बिलीव करता हूँ इस बात पे कि ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा एसेट है और जो इनका कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की मईशत में और अदरवाइज वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, पर करंटली जो हमारे फील्ड मार्शल हैं सईद आसिम मीर, वो कहते हैं ये पाकिस्तान की रोशनी है। जी बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताएं, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन, आपने ये अचीवमेंट्स हासिल की और आपने ये मकाम हासिल करने के लिए बहुत स्ट्रगल की होगी, बड़ी प्रॉब्लम्स का फेस किया होगा, तो आप मुझे ये बताएं जब आपने इसको सामना कैसे किया है इन प्रॉब्लम्स का? नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और मुझे इस काम के लिए चुना। और जब मुझे ये नोटिफिकेशन मिला तो मैंने सोचा पहले, क्योंकि मुझे असेस कर लिया मैंने इसको कि मुझे कितना टाइम देना पड़ेगा और किस तरह के चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई और हमारी कम्युनिटी में इतनी जान है और इतना प्यार करने वाले लोग हैं कि मैं उनकी खिदमत करके थकता नहीं हूँ। मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, दिल से बात कर रहा हूँ कि जिस तरह का प्यार ओवरसीज पाकिस्तानी ने मुझे दिया है, ये तो 24 घंटे हैं, अगर मेरे दिन के 48 घंटे भी होना तो मैं खुशी से उनके लिए सर्व करूँगा। बिल्कुल। अच्छा जी, मुझे अगला क्वेश्चन जी, जो कि आवाम के क्वेश्चन है, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। कितने ओपीएफ के चेयरमैन आए और कितने किए? आप ऐसा क्या करेंगे जो कि आप ज़रा मुख्तलिफ करेंगे और आम जो आवाम है आपको हमेशा याद रखें? ये देखें, मैं पहली बात तो यह सिद्ध के दिल से ओवरसीज पे बिलीव करता हूँ और मैं समझता हूँ कि यही पाकिस्तान की रोशनी है और यही पाकिस्तान के मसीहा हैं। तो सबसे पहला काम जो मैंने किया है वो जो ओवरसीज की इम्पोर्टेंस है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने मेहरबानी की है, कामयाबी दी है कि मैंने एक ब्रिज का रोल अदा किया है बिटवीन ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो गवर्नमेंट को ओवरसीज का पूरी तरह से एहसास है, जो इनका कंट्रीब्यूशन है, जो इनकी सर्विसेज हैं फॉर पाकिस्तान, और उसका एक्नॉलेज करना और इनको फैसिलिटेट करना। तो मैं समझता हूँ इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिसकी क़यादत मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, पूरी तरह से डिटरमिन है कि ओवरसीज के जो मसाइल हैं इनको हल किया जाए और इनको टॉप प्रायोरिटी दी जाए। लेकिन मसाइल कुछ दिख नहीं रहे, जैसे पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तान के आपको पता हालात दिन ब दिन डाउन हो रहे हैं, काम बहुत हो रहा है लेकिन प्रोग्रेस कोई नजर नहीं आ रही। नहीं, प्रोग्रेस है। आप अभी पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो मैं उस हवाले से जवाब दूं, ओवरसीज के हवाले से बात करें तो मैं उस हवाले से आपको जवाब दे सकता हूँ। देखें, कोई भी चीज़ है तो उस पर टाइम लगता है। आप ये देखें कि जब मौजूदा हुकूमत ने जब हुकूमत संभाली तो उस वक्त पाकिस्तान की मईशत के हालात कहाँ पे थे। पाकिस्तान के अंदर जो एक बहुत डिस्टर्बेंस थी वो एक अरूज पे थी, मगर विद पैसेज ऑफ टाइम उसमें बहुत कमी आई है। चीज़ें बहुत डिसिप्लिन हुई हैं, चीज़ें अपने मेरिट पे चल रही हैं और इकानमी ने काफ़ी इम्प्रूव किया है। और ये मुल्क है, इसको गिरने में भी टाइम लगता है और बनने में भी टाइम लगता है। तो अल्लाह ताला इसको हमेशा सर बुलंद रखे, इसको आबाद रखे और कामयाब रखे। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि चीज़ें बेहतरी की तरफ है। थैंक यू जी। जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन की जो बुनियाद की वजूहत क्या थी और ओपीएफ के बरौने मुल्क के मुकीम पाकिस्तानियों को क्या इसके बेनिफिट है इससे? देखिए जी, ये 1979 में ओपीएफ वजूद में आई और जब इसको बनाया गया तो वो प्योरली
اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کی اور ان کی فیملی کی ویلفیئر کے لیے اس ادارے کو بنایا گیا کہ کس طریقے سے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں اور ان کی فیملیز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے اور ان کے لیے پاکستان میں آسانی اور بہتری پیدا کی جائے۔ بالکل، تھینک یو جی۔ اچھا جی، اب نیکسٹ کویشچن جی، جن لوگوں کو پاکستان میں ایئرپورٹ پہ بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کے لیے کیا او پی ایف کچھ کرے گا، یا اگر کوئی مسائل ہیں تو وہ کہاں اپنی پرابلمس کو بتائیں؟ دیکھیں جی، تمام ایئرپورٹ پہ جتنے بھی ایئرپورٹس ہیں چھوٹے یا بڑے، وہاں پر اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کا عملہ موجود ہے۔ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہمارا ڈیسک وہاں ہے، اور آپ کی انفارمیشن کے لیے جو 8 مین ایجنسیز ایئرپورٹ پہ آپریٹ کرتی ہیں ان کے بھی نمائندے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، اور او پی ایف جو ہے ان کو لیڈ کرتا ہے۔ وہاں باقاعدہ ایک رجسٹر بھی ہے، اگر کسی کی کوئی کمپلین ہے اس کا ریزالو نہیں ہوتا تو وہ اپنی کمپلینٹ لازمی اس رجسٹر میں درج کرے۔ ٹھیک ہے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں، میں پوری دنیا میں ٹریول کرتا ہوں، جہاں تک میں نے دیکھا ہے الحمدللہ پاکستان کے ایئرپورٹس بہت بہتر پرفارم کر رہے ہیں کمپیئر ٹو ریسٹ آف ورلڈ۔ مگر پھر بھی اگر کسی کو انڈیویجولی کوئی پرابلم ہے تو ہم حاضر ہیں اس پرابلم کو دیکھنے کے لیے اور اس کو حل کرنے کے لیے۔ لیکن پاکستان ایئرپورٹ پہ ایک چیز ہے جو کہ میں نے بھی اس کو مشکلات کا سامنا کیا، جب آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے نا وہ آپ کو ڈفرینٹ ٹریٹ کریں گے، جب آپ کے پاس برٹش پاسپورٹ ہوگا نا وہ آپ کو ڈفرینٹ ٹریٹ کریں گے۔ جب میں لاسٹ ٹائم گئی تو میں نے جب تھوڑا ٹائم پہلے میں کہا میں نیکسٹ ٹائم آؤں گی نا تو میں برٹش پاسپورٹ کے ساتھ آؤں گی، میں پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ نہیں آؤں گی۔ الحمدللہ میں بہت خوش نصیب ہوں، میرے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے، مگر نیکسٹ ٹائم جب میں پھر گئی اور میرے پاس برٹش پاسپورٹ تھا تو اس کے بعد مجھے وہی وی آئی پی تھوڑا پروٹوکول، یہ کیا بات ہوئی؟ پاکستانی پاسپورٹ پہ زیادہ پروٹوکول ملنا چاہیے۔ یہ آپ ٹھیک فرما رہی ہیں، میرا نہیں خیال اس طرح کی ڈسکرمنیشن ہے یا ہونی چاہیے۔ بہرحال جو ایف آئی اے کا سلوک ہے اس وقت لوگوں کے ساتھ، بہت ساری شکایات ہیں۔ آج بھی مجھے ایک شکایت ملی ہے اور میں نے اپنے مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب کو انفارم کیا ہے، کیونکہ ابھی وہ آؤٹ آف کنٹری ہیں اور ان کے ساتھ ڈی جی ایف آئی اے بھی اس وقت ان کے ساتھ ہی ہیں اور سیکٹری انٹیریئر بھی ان کے ساتھ ہے۔ دیکھیں مسائل ہیں، ہم نے مل کر ان مسائل کا حل نکالنا ہے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے اور جہاں کہیں کمی بیشی ہے اس کو انشاءاللہ ہم نے ایڈریس کرنا ہے۔ اور چھوٹا سا یہ بھی جواب دے دیں، یہ جو ایئرپورٹ ہمارے پاکستان میں، یہاں تو دیکھ لیں اور بھی کنٹریز میں ہم ٹریول کرتے ہیں، وہاں آپ اتنے پیسے دے دیں، 5,000 دے دیں، 20,000 دے دیں، آپ کا سامان چلا جائے گا۔ وہاں پہ یہ چیز کی بھی کمپلیٹلی ہونی چاہیے، اسٹرکٹنس ہونی چاہیے، بندے کو اریسٹ کرنا چاہیے جو آپ کا وہاں پہ ہے ایئرپورٹ پہ جو بھی آفیسر ہے۔ دیکھیں اس وقت جو ایئر لائنز آپریٹ کر رہی آپ ہیں، پیغام دیں۔ نہیں میں پیغام بالکل آپ کا پیغام نوٹ ہے، پر میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی اس طرح کی بات ہے۔ کسی وقت پہلے یہ چیزیں تھیں، اب تو دیکھیں نا برٹش ایئر ویز آپریٹ کر رہی ہے، گولف ایئر لائن آپریٹ کر رہی ہے، ایمریٹس کر رہی ہے، ٹرکش ایئر لائن کر رہی ہے اور قطر کر رہی ہے۔ تو میرا نہیں خیال اس طرح کی بات ہو۔ دے آر ویری اسٹرکٹ، اگر آپ کے پاس ایکسٹرا ویٹ ہے تو آپ کو پیسے ایئر لائن کو پے کرنے پڑیں گے۔ اچھا جی، یہ عوام کا جو ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کا اسپیشل کویشچن، جن لوگوں کی پاکستان میں پراپرٹیز پہ ناجائز قبضہ ہو جاتا ہے، کیا وہ لوگ او پی ایف سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ اپنی شکایت درج کہاں کروائیں اور اس کا حل بتائیں؟ جی بالکل، یہ ایک بہت سنگین مسئلہ ہے اور اہم مسئلہ ہے جو لوگوں کے پراپرٹی کی جائیدادوں کے مسائل ہیں۔ میں جب شروع میں او پی ایف کا آفس سنبھالا تو سب سے جو بڑا مسئلہ سامنے آیا وہ یہی تھا۔ تو اس کے لیے ہم نے ایک قانون بنوایا ہے او پی ایف نے، اور وہ قانون بن چکا ہے۔ اسلام آباد کی اور پنجاب کی کورٹس ایکٹیو ہو چکی ہیں اوورسیز کیسز کو، وہ خاص طور پہ یہی کیسز دیکھتی ہیں، اور باقی صوبوں میں بھی، آزاد کشمیر میں اور جی بی میں انشاءاللہ ود ان دس ایئر وہ عدالتیں کام شروع کر دیں گی۔ یہ اسپیشل کورٹس ہیں اور یہ اوورسیز کے جو مقدمات ہیں ان کو 90 دن کے اندر انہوں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے، اور جو اوورسیز ہیں وہ پاکستان ٹریول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے ریسپیکٹو کنٹری سے، اپنے نیئرسٹ کونسلیٹ سے یا ایمبیسی سے تھرو ویڈیو لنک پارٹیسپیٹ کر سکیں گے۔ اور اگر اپیل میں جانا پڑے گا تو پھر ہائی کورٹ ایک ہی اپیل ہے، تو آپ وہاں بھی 90 ڈیز میں اس کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو پراپرٹیز کے مسائل ہیں بہت جلد ان کا حل آپ دیکھیں گے، اور اگر کوئی اوورسیز پاکستانی کو کوئی پرابلم ہو
तो वो OPF का पोर्टल है, 24 आवर सर्विस है, 24 आवर्स हमारे ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं, वो वहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं। और बहुत जल्द हम एक ऐप इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉप टॉक। मैं आपको अभी इंटरव्यू के बाद दिखा भी देता हूँ। वो अंडर ट्रायल है, ताकि हर ओवरसीज पाकिस्तानी के पास मोबाइल है, वो अपने मोबाइल से डायरेक्टली अपने लोकल एरिया में कनेक्ट करेगा वो उसको। क्योंकि डिजिटल दौर जा रहा है, पत्थरों का जमाना तो है नहीं, तो बेहतर है कि ना कि लंबी क्यूज में लगे। तो थैंक यू सो मच, आपने तो ये मसला ही हल कर दिया हमारे लोगों का। जी, अगला सवाल है, अदालतें भी बनी ओवरसीज के लिए और स्पेशल उनके लिए कोर्ट भी बने और उनकी जो प्रायोरिटी भी सबसे ऊपर, मगर हुआ कुछ नहीं। देखिए टाइम लगता है ना। अब ये कोर्ट्स बनी है, इस्लामाबाद की कोर्ट्स बने हुए 2 महीने हो गए हैं। जो पंजाब की कोर्ट्स है कुछ दिन पहले उसका नोटिफिकेशन हुआ है और बाकी इन प्रोसेस हैं। आप थोड़ा सा टाइम दें तो आपको नजर आएगा। नहीं, नॉट रद्द-ए-अमल होगा, लोगों के मसाइल हल होंगे। ये आज कोर्ट्स नॉमिनेट हुई हैं, हमने रिक्वेस्ट की है जो हमारे वजीर हैं, वजीर कानून तारड़ साहब, उनको, ही इज वेरी काइंड मैन, उन्होंने वादा किया है और अभी इस पे काम शुरू है कि डेडिकेटेड कोर्ट फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज, और इंशाल्लाह डाउन द लाइन यही कोर्ट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोर्ट्स होंगी। और आप देखेंगे कि जो इंसाफ आपको यहाँ यूके में या अमेरिका में मिलता है, इस तरह का पाकिस्तान में मिलेगा इंशाल्लाह। तो एक छोटा सा और भी क्वेश्चन है जी, ओवरसीज के लिए आपको क्यों चुना? मुझे पता है आप तो इतने प्यारे इंसान, इतने हम्बल हैं, आप थोड़ा सा लोगों को बताएं कि क्यों चुना गया आपको? देखें जी, मैं समझता हूँ ये तो कोई मैं सिफारिश करा के इस पोजीशन पे नहीं आया। अल्लाह ताला ने शायद मुझे किसी के दिल में डाला और मुझे उन्होंने चुना है, और चुना है तो मैं अपना फर्ज समझ के ये ड्यूटी कर रहा हूँ। और जिस तरह का प्यार मुझे मिला है ओवरसीज से, यकीन जाने मैं बहुत दिल से और दिल की गहराइयों से, और मुझे खुशी होती है कि मैं जितना टाइम उनके साथ स्पेंड करूं, जितनी उनकी खिदमत कर सकूं, जितने उनके इश्यूज रिजॉल्व कर सकूं, तो ये मेरे लिए बायस इत्मीनान होता है और मैं ये करके मुझे सुकून मिलता है। तो जितना प्यार उन्होंने दिया है, अगर मैं 24/7 भी इनकी खिदमत करूं, वो 24/7 कम होगा। नहीं, आपका दिख भी रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, और इसी तरह आप जैसे और भी लोग आए। तो 3-4 दिन पहले यूके की जो है ना होम सेक्रेटरी ने ऐलान किया है कि कज़न मैरिजेस नहीं होंगी। ये कज़न मैरिजेस पाकिस्तान के लिए है, यूके में भी ऐसा है, क्या है ये, कुछ बताएंगे आप? देखें जी, कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि कजन मैरिज करे ना करे। जिसने भी शादी करनी है उसकी अपनी इसमें विल जरूरी है। तो मैं नहीं समझ सकता हूँ कि, और ना मेरी नजर से ये चीज गुजरी है, मैं देख नहीं सकता इसको। मेरा नहीं ख्याल किसी को वो कह रहे हैं कि कजन मैरिजेस कर रहे हैं, फिर आपके बच्चे डिसेबल होते हैं और उसके बाद आप बेनिफिट अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। देखें जी, एक एडवाइस तो हो सकती है, तो मेरा नहीं ख्याल किसी को फोर्स कर सके कि आप शादी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। पता क्यों चलेगा ये कजन है जी। तो ये आई थिंक सो आप ये बताएं कि OPF कैसे चलती है? ये कोई प्राइवेट अदारा है, कोई गवर्नमेंट अदारा है, क्या है ये? ओवरसीज पाकिस्तानीज फाउंडेशन स्टेट ओन एंटरप्राइज है। ये गवर्नमेंट पाकिस्तान इसको ओन करती है और इसकी जो एक्सपेंस हैं, जो लोग ओवरसीज पाकिस्तानीज वर्क वीजा पे बाहर जाते हैं, जब वो अपना वीजा प्रोटेक्ट करवाते हैं, तो वो एक लेवी, एक फीस है जो OPF को आती है, उससे ये इदारा चलता है। इस इदारे के पास कोई 27 के करीब स्कूल और कॉलेजेस हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानीज के बच्चों के लिए हैं। लोकल लोग भी पढ़ते हैं उसमें, पर ओवरसीज के बच्चों को प्रायोरिटी दी जाती है। उनको फीस भी 50% कम पे करनी पड़ती है। और इस तरह से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हाउसिंग सोसाइटीज हैं ओवरसीज के लिए, वो भी OPF की हैं। और OPF जो है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ पे कम्युनिटी वेलफेयर अटैचीज हैं, उनके जरिए जो ओवरसीज के मसाइल हैं, खुदा न खासा किसी को कोई हादसा होता है, किसी की कोई डेथ होती है, वो कंपनसेट भी करता है और उनके मैटर्स को डील भी करता है दूसरे मुल्कों के साथ। और इसी तरीके से उनकी जो कंपनसेशन बनती है, तो उसमें भी OPF जो है वही उनकी मुआवनत करता है और उनकी हेल्प करता है और उनका जो राइट बनता है वो लेकर देता है। तो फ्यूचर में मेरी दरख्वास्त है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से कि जितने भी नायब कार्ड होल्डर हैं
पाकिस्तानी ओरिजिन कार्ड जिनके पास है वो कंपलसरी OPF के मेंबर हों। और ये जो इदारा है ये 25 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी के वेलफेयर का इदारा है और ये बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकता है और बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है। और इंशाल्लाह जिस तरह से हम काम कर रहे हैं और जिस तरफ इसको ले जा रहे हैं मैं समझता हूँ कि ओवरसीज जब जहाज से किसी भी एयरपोर्ट पर उतरने से वापस जहाज में बैठने तक जितनी भी उनको सर्विसेज दरकार हैं हम उनको एंगेज कर रहे हैं। रिसेंटली हमने अभी IDC के साथ किया, इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर के साथ, तो वहां पर 30% डिस्काउंट लिया है और प्रायोरिटी पे वो ओवरसीज पाकिस्तानी को देखेंगे। इस तरह से हमने बेस्ट वेस्टर्न होटल के साथ 40% डिस्काउंट लिया है जो ओवरसीज पाकिस्तानी जाएंगे। तो इस तरह से मैं समझता हूँ रेंट ए कार से लेके एक पोर्टर से लेके जो भी ओवरसीज पाकिस्तानियों की जरूरत है इंशाल्लाह OPF जो है ना उनके लिए उनके ऑफिस और घर का किरदार अदा करेगा पाकिस्तान में। ठीक है, आपसे एक और सवाल कि आप किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? मेरी पार्टी पाकिस्तान है जी। पाकिस्तान पार्टी, और मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। जी जी। मैं पाकिस्तान और ओवरसीज पाकिस्तानी यही मेरी पार्टी है। ये अवाम का सवाल है। ये भी इमरान खान मेजोरिटी ओवरसीज पाकिस्तानी 90% कहा जाता है कि बड़ा उनको प्यार करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि उनका फ्यूचर क्या है? देखें जी, ओवरसीज पाकिस्तानी तमाम जितने भी पाकिस्तान के लीडर्स हैं हर एक से प्यार करते हैं, पाकिस्तान से प्यार करते हैं। और इमरान खान साहब एक हीरो रह चुके हैं क्रिकेट की दुनिया में और एक सियासी पार्टी की क़यादत भी उन्होंने की है। लोगों ने उनका काम 4.25 साल देखा है। तो जो केसेस उन पे हैं अदालतें आज़ाद हैं, अगर वो अदालतों से सुरखरू होते हैं तो ऑफ कोर्स। क्या आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा, मतलब मैं नहीं कह रही, लोग कहते हैं कि ज्यादती नहीं ज्यादा ही हो रही कि बस अब उनको जेल से जितना भी हो कि कुछ कब तक रिहा हो जाएगी? कुछ नहीं, ये तो कुछ जज ही बता सकते हैं जिनके पास केसेस है, मैं कैसे उनको बता सकता हूँ। तो आप क्या खान साहब का फ्यूचर देखते हैं? मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे पूरी डिटेल्स नहीं है उनके कितने केसेस हैं और किस किस नौयत के केसेस हैं। बहरहाल जितनी चीजें मैंने देखी हैं उसमें तो अगर मैं सिर्फ एक चीज की बात करूं जिससे ओवरसीज मुतासर हुए हैं, ओवरसीज के टेलीफोन पे टैक्स लगाया गया है उनको अपने प्यारों से दूर करने के लिए, ओवरसीज के लिए PIA को खत्म किया गया है। आपने वादा किया था। मैं सिर्फ एक बात अगर करूं ना, जो उसके नुकसानात है ना, अगर उसी का अदाला किया जाए तो बहुत बड़ा केस बनता है। तो मैं किसी सियासत में नहीं पढ़ना चाहता। मेरे लिए तमाम सियासी पार्टियां मेरे दिल के करीब हैं, मुझे उनका बहुत एहतराम है। तमाम सियासी लीडर्स भी जो हैं वो भी मेरे दिल के करीब हैं। तो मैं किसी फर्ज वाहिद पे बात करना मुनासिब भी नहीं समझता। मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूँ और मैं किसी सियासत में उलझना नहीं चाहता। जो मौजूदा पाकिस्तान में हुकूमत की कारकर्दगी है, आप खुश हैं इससे? आपके सामने है, आप देखें जब से ये हुकूमत आई है, जब इस हुकूमत ने जब हुकूमत संभाली तो उस वक्त आपकी मईशत कहाँ थी और आज आपकी मईशत कहाँ पे है। तो वो तो क्रिस्टल क्लियर है, चीजें आपके सामने। आप ये बताएं कि आपसे तो वक़्त बहुत है लोगों को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को, तो आप ये बताएं कि आपका ऑफिस कहाँ है, अगर किसी को मिलना है कैसे मिल सकते हैं लोग आपसे? तो आप ज़्यादा टाइम UK में गुजारते हैं या पाकिस्तान से बाहर गुजारते हैं? थोड़ा सा ये भी थोड़ा बता दें। जी देखें, जो मेरा ऑफिस है वो इस्लामाबाद में है। जी जी। और मैं ज़्यादा टाइम जो है, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं अपने ऑफिस में ही होता हूँ और मैं पूरा टाइम अपने ऑफिस में गुजारता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ। हमारा 8:30 बजे ऑफिस खुलता है और 4:30 बजे छुट्टी का टाइम है। तो आता तो मैं 8:25 पे हूँ ऑफिस, छुट्टी 6 बजे 7 बजे मैं ऑफिस से उठता हूँ और अवेलेबल टू एनीवन। OPF के दरवाजे खुले हैं तमाम ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए, बिकॉज वो उनका ऑफिस है, उनके लिए है और हम लोग जो वहाँ बैठे हैं उनकी खिदमत के लिए बैठे हैं, उनको सर्व करने के लिए बैठे हैं। और ये बड़े वाज़ेह तौर पे मैंने OPF के तमाम मुलाज़मीन को भी बताया है कि हमारे OPF के दरवाजे खुले हैं तमाम ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए, बिकॉज वो उनका ऑफिस है, उनके लिए है और हम लोग जो वहाँ बैठे हैं उनकी खिदमत के लिए बैठे हैं, उनको सर्व करने के लिए बैठे हैं। और ये बड़े वाज़ेह तौर पे मैंने OPF के तमाम मुलाज़मीन को भी बताया है कि हमारे जो मालिक हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं और जब वो आए तो हम वो मालिक हैं, हम मुलाजिम हैं,
यही बिहेव हमने उनके साथ रखा है और यही हम रखेंगे इंशाल्लाह। और मुझे सफ़र करना पड़ता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जो ओवरसीज़ हैं उनके इश्यूज को जानने के लिए, उनसे मिलने के लिए, और लोग प्यार भी करते हैं, बुलाते भी हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ट्रैवल भी करता हूँ। पिछला पूरा साल में ज़्यादा टाइम अमेरिका में, यूके में, यूरोप में गुजरा है मेरा, और जैसे मुझे कोई टाइम मिलता है मैं पाकिस्तान पहुंचता हूँ और कोशिश होती है जो ओवरसीज़ के मसाइल हैं उन पे काम करूँ, उनको हल करवाऊँ, और इंशाल्लाह आई एम क्वाइट होपफुल। तो आप एक छोटा सा जो प्राइम मिनिस्टर साहब को एक पैगाम दे दीजिएगा, जैसे वहाँ पाकिस्तान में लोग बहुत बीमार होते हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत गुर्बत है, कोई उनका जो इलाज है कैसे फ्री हो सकता है, यहाँ कोई फूड का जिनको इशू है, जो रोज़ भूखे कुछ लोग सोते हैं, कुछ खुदकुशी कर लेते हैं, क्या उनके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब को, स्पेशली मेरा मैसेज उनके लिए कि प्लीज़ उनके लिए थोड़ा सा कुछ करें, ऐसा कोई बजट हो, कुछ 4-10 हज़ार रुपया मंथली उनको मिल जाए, ऐसा कुछ। जी मैं बताता हूँ आपको। देखें, सबसे पहले तो पाकिस्तान में गवर्नमेंट के हॉस्पिटल मौजूद हैं, अगर कोई बीमार होता है तो वो पूरी तरह से हॉस्पिटल जा सकता है और फैसिलिटेट हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में कोई इलाज ही नहीं है, नहीं, फ्री है, वो तो फ्री इलाज है। और दूसरा, जहाँ तक लोगों की हेल्प की बात है, जो गरीब लोग हैं उनके लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, बैतुल माल है, 14 बिलियन रुपीस का बजट है बैतुल माल का, जो वो डिस्पर्स करते हैं गरीब लोगों में, और इस तरह से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। तो लोगों को सहूलत हर तरह से अवेलेबल है। और दूसरी मैं आपको बताता चलूं, जो पाकिस्तान के खाते पीते लोग हैं वो भी चैरिटी में सबसे आगे हैं। आप पाकिस्तान में अक्सर देखें तो आपको लंगर खाने मिलते हैं, लोग जो है ना ख्याल करते हैं अपने लोगों को। सरकार भी कर रही है, प्राइवेट लोग भी काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि चीजें बेहतरी की तरफ है। मैं ये नहीं कह रहा कि अब सारी चीजें जो है ना बस बहुत अच्छा है, मगर मैं समझता हूँ कि अगर हम पॉजिटिव माइंड के साथ चलें तो चीजें बहुत बेहतर होंगी और बहुत जल्द बेहतर होंगी। और हमारी फौज भी बड़ा अच्छा काम करी, अभी सैलाब आया, फौज सबसे पहले, फौज के बिना तो हम कुछ भी नहीं है। देखिए जी, फौज जो है पाकिस्तान का वो फख्र है। और अभी आपने रिसेंटली देखा जिस हिसाब से इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया और एक खुद साख्ता बहाना बनाकर, और किस आला अंदाज में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की नेवी ने, पाकिस्तान की आर्मी ने पाकिस्तान के लोगों की हिफाजत की है और इंडिया को शिकस्त फाश दी है। और इसी तरीके से रिसेंटली आपने देखा कि अफगानिस्तान के थ्रू इंडिया किस तरीके से पाकिस्तान रोजाना कितनी लाशें लोगों के घरों में जा रही थी, और जो अफगानिस्तान को भी सबक दिया पाकिस्तान के फौज ने। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो फौज हैं वो पाकिस्तान का फख्र है, और हर मैदान में पाकिस्तान की मदद के लिए वो सबसे पहले हैं। और मैं सलाम पेश करूंगा फील्ड मार्शल साहब को, जिनकी क़यादत में पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की की राह पे गामजन है। वो उनका विजन, उनकी सोच, उनका प्यार पाकिस्तान के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और वो सिंपल और सीधे इंसान है, और सिंपल पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान की बेहतरी और पाकिस्तान की बेहतरी उनको समझ आती है। मैं आपसे थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन करती हूँ। एक तो माशाल्लाह आप इतनी अच्छी, आपकी ड्रेसिंग, कोई स्पेशल कोई डिजाइनर आपके कपड़े वगैरह डिजाइन करता है? नहीं, मैं बड़ा सिंपल आदमी हूँ, मैं खुद ही जो करता हूँ सारा कुछ। आपका फेवरेट फूड कोई? मैं हर चीज खा लेता हूँ। सभी खा लेते हैं जी। तो आपका फेवरेट कलर? कलर में वाइट, लाइट ब्लू, इस तरह के कलर। जी। तो जो हमारे अफगानिस्तान की वजह से हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, उसके लिए भी कुछ बताएं। देखें, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। अफगानिस्तान हमारा एक पड़ोसी इस्लामी ब्रदर कंट्री है, और जितना हम लोगों ने अफगानिस्तान के साथ प्यार किया है और जो हम उनको ब्रदरली कंट्री समझते हैं, मैं समझता हूँ उस तरह का जवाब अफगानिस्तान से हमें नहीं मिला। अफगानिस्तान इंडिया के हाथों यूज हो रहा है, और एक प्रॉक्सी के तौर पे, इंडिया की प्रॉक्सी के तौर पे जो अफगान सरजमीन है वो इस्तेमाल हो रही थी पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी के लिए, पाकिस्तान के अंदर तखरीबकारी के लिए, पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म के लिए। तो मैं समझता हूँ, मैं सलाम पेश करता हूँ फील्ड मार्शल के विजन को और उनकी बहादुरी को, उनकी जुर्रत को, कि जिस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को एड्रेस किया है। और मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान को, वो हमारा एक ब्रदरली मुल्क है, उनको समझ होनी चाहिए कि पाकिस्तान
پورے عالم اسلام کا فخر ہے. انشاءاللہ. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اس طاقت سے نوازا ہے. پاکستان کے ساتھ لوگوں کی دشمنی کم ہے، اور جو پاکستان کو جس طاقت سے مالک نے نوازا ہے، دنیا اس کو اسلامک نیوکلیر کنٹری سمجھتی ہے. تو افغانستان کو کسی کے ہاتھوں میں استعمال نہیں ہونا چاہیے، اس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اس کو اسلام اور انسانیت کا درس لینا چاہیے، اور پاکستان کے ساتھ ایک برادرانہ اور ایک خوشگوار ریلیشن رکھنا چاہیے، جو کہ اس نے نہیں رکھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ابھی ریسنٹلی جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر افغانستان کو عقل دے دے اور ہم بھائیوں کی طرح آپس میں چلیں تو یہ بہت خوشان بات ہوگی. اور آپ سے یہ آپ نے اتنا یہ جو پی ایم کے لیے آپ نے کنونشن رکھا ہوا تھا جس میں میں نے بھی شرکت کی، ماشاء اللہ سے امیزنگ، کیا وہاں اسپیچز تھی، کیا وہ سارا ایونٹ تھا. تو اس میں آپ بتائیں کہ عوام کا رد عمل بھی بہت پیارا تھا. ہمارے پی ایم نے بھی بڑی اچھی اسپیچ دی. جی تو تھینک یو سو مچ، اسی طرح کے ایونٹس لے کر آئیں، اور آپ اللہ تعالیٰ آپ کو. دیکھیں جی، میں اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں جب کوئی پرائم منسٹر ہوتا ہے تو وہ پورے ملک کا ہوتا ہے، وہ تمام لوگوں کا ہوتا ہے. اینڈ میں شکر گزار ہوں یہاں پر تمام جماعتوں کا، تمام لوگوں کا، کہ انہوں نے اکراس دا کنٹری سے بھرپور انداز میں شرکت کی اور اس چیز کو ثابت کیا کہ وہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں. اور پاکستان، آپ مجھے یہ بتائیں جو آپریشن سندور 2 ہے اس کے اوپر تھوڑی سی ہم بات کر لیں، تھوڑا انڈیا والوں کو بتا دیں، ہمیں کم نہ سمجھیں. دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کو فرینڈلی کنٹری ہونا چاہیے، مگر پاکستان تو ہمیشہ دوستی کا ہاتھ بڑھاتا رہا ہے اور بڑھا رہا ہے. مگر انڈیا اور انڈیا کے جو پرائم منسٹر ہیں مودی صاحب، انہوں نے ہمیشہ بہت ہی روحانیت کا اور تکبر سے کام لیا ہے. انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو انہوں نے پتہ نہیں کوئی ترنے والا سمجھا ہوا ہے کہ وہ پاکستان کو کھا جائیں گے. منہ کے بل بھی تو گرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان نے جو 10 مئی کو ان کو جواب دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی ہے. ان کو سمجھ جانا چاہیے اتنی بڑی آبادی کا ملک ہے. اور میں سمجھتا ہوں جو مودی صاحب ہیں وہ پاکستان کے لیے خطرہ کم ہے، وہ انڈیا کے لیے زیادہ ہے. اور جس انداز میں وہ انڈیا کو ایک نفرت کی آگ میں دھکیل رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں دنیا کبھی بھی ان کی اس نفرت کو نہیں بھولے گی. اور جس تکبر کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تکبر کی سزا دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فیلڈ مارشل جیسے لیڈر سے نوازا ہے، جو کہ ایک ویژنری فیلڈ مارشل ہیں، آرمی چیف ہیں. اور جس انداز میں انہوں نے اسٹریٹجائز کیا، یقین جانے کہ دنیا کی آرمیز کے ڈسپلنز کو انہوں نے بدل دیا ہے. جس مختصر ٹائم میں اور جتنا کمپیکٹ انہوں نے جواب دیا ہے، نہ صرف 7 جہاز گرائے ہیں انڈیا کے، جس طریقے سے ہماری کنٹرول لائن سے جواب دیا گیا ہے، جس طریقے سے 10 مئی کو ایک وقت میں 19 جو عام پلیسز تھی وہاں پہ اٹیک کیا گیا ہے، جس طریقے سے S-400 کو تباہ کیا گیا ہے، جس طریقے سے انڈیا کا تمام آئی ٹی سسٹم بلاک کر دیا گیا ہے اس وقت. تو میں سمجھتا ہوں یہ اسلام ہے ہمارے فیلڈ مارشل کو، جس انداز میں انہوں نے اس آپریشن کو، اس جنگ کو اسٹریٹجائز کیا اور بہت مختصر ٹائم میں پاکستان کو ایک عالی شان کامیابی سے ہمکنار کیا. میں ان کو سلام بھی پیش کرتا ہوں اور ان پہ فخر بھی کرتا ہوں. اور میرے خیال میں انڈیا کو سمجھ آ جانی چاہیے، اگر وہ سندور 2 لے کے آئے گا تو پہلے کم ہوا ہے، اب وہ اس سے زیادہ مار کھائے گا. ایون کہ یہاں پہ ہم لوگ ہیں، یہاں پہ انڈینز ہیں، پاکستانی ہیں، یہاں پہ کتنے محبت اور پیار سے رہتے ہیں. یہاں پہ کچھ بھی نہیں، وہ لوگ بھی نہیں چاہتے، وہ خود اپنے انڈیا سے تنگ ہے کہ یہ جان کے جو مودی صاحب ہے نا، یہ جو ہم پریشان کرتے ہیں. ہم لوگ تو یہاں خوش ہیں مسلمانوں کے ساتھ، ہم لوگوں کا تو ایک ایسا پیار ہے یہاں پہ. تو آپ ان کو ذرا پیغام دیں، مودی صاحب انڈینز بھی آپ کے خلاف ہے، جو آپ ان کو بھی بیچاروں کو تنگ نہیں. اب جب الیکشن ہوں گے تو میرے خیال میں انڈینز ان کو ووٹ آؤٹ کریں گے وہاں سے، کیونکہ انڈینز کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ بندہ ہمارا خیر خواہ نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی تکبر والا اور ایک تھکے ہوئے دماغ کا انسان ہے. میں اس لیے تھوڑا سا جو ہے نا اچھے انداز میں بات کر رہا ہوں کہ میں صرف بادام کھائیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. وہ 1.5 بلین لوگوں کے نمائندہ ہیں، وہ ان لوگوں کو امن سے، سکون سے رہنے دیں، اور ایسا کام نہ کریں
یہ دونوں ملک نیوکلیر طاقت جی۔ ہے، اور خدا نہ خواستہ کس طرح کی بھی ایکسلیشن جو ہے وہ بہت بڑی تباہی کا سبب بن سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وہ عقل سمجھ دی ہوئی ہے۔ بالکل۔ یہ تو 7 طیارے گرے ہیں، جی اگر پاکستان ہوش کے ناخن نہ لیتا اور ایک ذمہ دار کنٹری ہونے کا ثبوت نہ دیتا تو اس کے 20 سے زیادہ طیارے گرنے تھے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ جنگ ہوتی ہے ان دونوں ممالک کے درمیان تو یہ دونوں نیوکلیر کنٹریز ہیں، بالکل وہ تباہی ہونی ہے جس کو دنیا افورڈ نہیں کر سکتی۔ تو میں سمجھتا ہوں مودی صاحب بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں، وہ اس سے باز رہیں، پھر معافیا مانگتے ہیں۔ وہ اس سے باز رہیں، جی جی اور جتنی ان کو عبرتناک شکست ہوئی ہے، جتنی ان کو ضلالت کا سامنا کرنا پڑا ہے، جی۔ یہ ان کے لیے کافی ہے۔ جی۔ اس سے مزید آگے جائیں گے تو اس سے زیادہ ضلالت کا سامنا کرنا پڑے گا ان کو۔ آپ نے اوورسیز پاکستان نے سے پرومس کیا تھا کہ یہاں پہ ہمیں رائٹ ہوگا کہ ہم یہاں ووٹ یہاں سے بیٹھ کے دے سکتے ہیں، تو وہ کب سے سٹارٹ ہوگا؟ میں نے کبھی بھی یہ پرومس نہیں کیا، میں خود اس چیز کا بلیو نہیں کرتا ہوں۔ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا رائٹ ہے، میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اوورسیز کو پولیٹیکل ریپرزنٹیشن دی جائے، سینٹ میں بھی دی جائے اور قومی اسمبلی میں بھی دی جائے۔ جی دیکھیں اوورسیز زیادہ جو ہیں وہ مڈل ایسٹ میں ہیں، مجھے کوئی میکنزم بتا دیں جی کس میکنزم کے تحت ہم ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ بالکل۔ دیکھیں یہ لوگ ہمیں لالی پاپ دیتے ہیں، لوگ ہمیں بیوقوف بناتے ہیں، جی۔ جو ووٹیں دے رہے ہیں وہ کتنا پاکستان میں کوئی ایسا کام کر رہے ہیں۔ بالکل اگر ہمیں ووٹ ڈالنی ہے تو ہمارا اگر ووٹ رجسٹرڈ ہے تو جیسے آپ یو کے میں پوسٹل بیلٹ کر سکتے ہیں، پاکستان میں بھی پوسٹل بیلٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ Thank you. آپشن موجود ہے اپنی جگہ پہ۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا، اپنے گھر میں مدعو کیا ہم، اور آپ کا ماشاءاللہ بہت پیارا میرا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کام نہیں، کرے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا اور مجھے موقع دیا کہ میں اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکوں۔ جی اللہ حافظ۔